नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट पर सख्त रुख अपनाते हुए एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्पर्स और अकाउंटेबल मैनेजर व सीओओ इसीड्रे पोर्क्वेरस को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कदम इस हफ्ते देश भर में इंडिगो की उड़ानों में भारी रुकावट, देरी और सैकड़ों फ्लाइट कैंसिल होने के बाद उठाया गया। डीजीसीए ने दोनों अधिकारियों को 24 घंटे में जवाब देने को कहा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। नोटिस में कहा गया है कि इंडिगो की प्लानिंग, ओवरसाइट और रिसोर्स मैनेजमेंट में गंभीर कमी दिखाई दी है और एयरलाइन यात्रियों को पर्याप्त जानकारी व सुविधाएं देने में विफल रही। इस बीच सिविल एविएशन मंत्री के राम मोहन नायडू और शीर्ष अधिकारियों ने इंडिगो सीईओ से मीटिंग कर तत्काल स्थिति सुधारने को कहा। डीजीसीए की जांच कमेटी 2 हफ्ते में रिपोर्ट देगी, जिसके बाद कार्रवाई तय होगी। इंडिगो ने माना कि नए एफडीटीएल नियम लागू होने के कारण क्रू की कमी से उड़ानें प्रभावित हुईं और कहा कि 10 से 15 दिसंबर तक स्थिति सामान्य होने की उम्मीद है। गोवा के एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया है। साथ ही उन्होंने मुआवजे का ऐलान किया है। शनिवार देर रात हुए इस हादसे पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अरपोरा गोवा में लगी आग की घटना बेहद दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजन खो दिए हैं, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। साथ ही पीएम मोदी ने इस हादसे में घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। उन्होंने बताया कि मैंने इस स्थिति को लेकर गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत से बात की है। राज्य सरकार प्रभावित लोगों को हर संभव मदद दे रही है। वहीं पीएमओ की ओर से जारी बयान में बताया गया कि अरपोरा गोवा की इस घटना में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। जारी बयान के मुताबिक घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। गोवा के अरपोरा इलाके में शनिवार देर रात को एक नाइट क्लब में भीषण आग लगने से कम 23 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस का मानना है कि आग सिलेंडर फटने से लगी थी। मरने वालों में ज्यादातर क्लब के किचन में काम करने वाले कर्मचारी थे, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं। कुछ टूरिस्ट भी हादसे में मारे गए हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत देर रात मौके पर पहुंचकर घटना को बहुत दुखद बताया। उन्होंने कहा कि सभी पीड़ित परिवारों के प्रति उनकी संवेदनाएं हैं। सीएम ने आग की घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं ताकि सही वजह का पता चल सके। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि किसी की लापरवाही सामने आई तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और किसी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टीएमसी से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर की ओर से रखी गई बाबरी मस्जिद की आधारशिला पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल हुमायूं कबीर ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर एक मस्जिद की नींव रखी। उन्होंने मुर्शिदाबाद जिले में बेलडांगा से सटे इलाके में सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रतीकात्मक तौर पर रिबन काटकर मस्जिद की नींव रखी। इस पर सुकांत मजूमदार ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि ये पूरा राजनीतिक खेल है। ममता बनर्जी सस्पेंशन का नाटक कर रही हैं। वह खुद को हिंदू हितैषी दिखाने की कोशिश कर रही हैं। बता दें कि 4 दिसंबर को टीएमसी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पार्टी का कहना था कि वह सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। वहीं सुकांत मजूमदार का कहना है कि बंगाल और देश की जनता कभी बाबरी मस्जिद को स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि क्या आप हुमायूं कबीर को गिरफ्तार नहीं कर पाते? ऐसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उन्हें मुस्लिमों का वोट मिलना है। साथ ही सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर धर्म की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। चीन के रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि चीन और रूस ने दिसंबर की शुरुआत में रूसी क्षेत्र में संयुक्त एंटी मिसाइल अभ्यासों का तीसरा चरण पूरा किया। मंत्रालय के अनुसार ये ड्रिल किसी खास देश को निशाना बनाकर नहीं की गई थी और न ही मौजूदा वैश्विक राजनीतिक हालात की प्रतिक्रिया थी। रॉयटर्स के मुताबिक इससे पहले दोनों देशों ने नवंबर में मिसाइल डिफेंस और रणनीतिक स्थिरता पर वार्ता की थी और अगस्त में जापान सागर में नौसैनिक अभ्यास भी किए थे। रूस और चीन ने 2022 में यूक्रेन युद्ध से ठीक पहले नो लिमिट्स रणनीतिक साझेदारी की थी, जिसके तहत वे नियमित सैन्य सहयोग और अभ्यास करने पर सहमत हुए थे। दोनों देशों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस योजना पर भी चिंता जताई है जिसमें अमेरिका के लिए गोल्डन डोम मिसाइल शील्ड बनाने और 3 दशक बाद फिर से परमाणु परीक्षण शुरू करने की बात कही गई है। नई क्लास 7 एनसीईआरटी इतिहास की किताब में इस बार महमूद गजनवी के हमलों पर पहले से कहीं अधिक विस्तार से जानकारी दी गई है।
किताब में लगभग 6 पेज का नया सेक्शन जोड़ा गया है, जिसमें गजनवी के भारत पर 17 अभियानों, मथुरा व कन्नौज के मंदिरों की लूट और सोमनाथ मंदिर को तोड़ने जैसी घटनाओं का जिक्र है। इसमें यह भी बताया गया है कि इन हमलों में बड़ी संख्या में लोगों की हत्या हुई और बच्चों समेत कई कैदियों को सेंट्रल एशिया के गुलाम बाजारों में ले जाया गया। टेक्स्ट बुक में एक चेतावनी बॉक्स भी है, जिसमें कहा गया है कि इतिहास के कठिन दौरों को मिटाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें समझकर भविष्य में दोहराव रोकने की कोशिश करनी चाहिए। नई किताब में मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद कौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी के हमलों और नालंदा विक्रमशिला जैसे बौद्ध विश्वविद्यालयों की तबाही का भी विस्तार से वर्णन है, जो पिछली किताब में शामिल नहीं थे। यह बदलाव न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और 2023 के नए करिकुलम के तहत किए गए हैं। नई किताबों में क्लास 7 के छात्रों के लिए अब विषयों को 2 संयुक्त टेक्स्ट बुक में पेश किया जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की 5 दिसंबर को भारत यात्रा खत्म होते ही नई दिल्ली अब यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के संभावित भारत दौरे की तैयारी में जुट गई है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की का यह दौरा जनवरी 2026 की शुरुआत में हो सकता है। यह कदम रूस और यूक्रेन युद्ध के दोनों पक्षों से बराबर संबंध बनाए रखने की भारत की नीति को मजबूत करेगा। इससे पहले जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को गए थे और 1 महीने बाद यूक्रेन पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार भारत और यूक्रेन के बीच कई हफ्तों से वार्ता जारी है। दौरे का समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना और यूक्रेन की आंतरिक राजनीतिक स्थिति पर भी निर्भर करेगा। जेलेंस्की से मोदी कई बार फोन पर बात कर चुके हैं और भारत लगातार युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की वकालत करता रहा है। नई दिल्ली अब जेलेंस्की के नए अधिकारियों के साथ तारीखें तय करने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर वोट काटने के लिए हो रहा है। एसआईआर पर सवाल किए जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग का काम होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, लेकिन इधर बीजेपी जब से हारी है तो बनाने से ज्यादा उन्हें चिंता इस बात की है कि वोट काटा जाए। वोट काटने के लिए एसआईआर हो रहा है। एसआईआर से बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस पूरी प्रक्रिया को अगर आधार के माध्यम से किया जाता तो शायद लोगों को इतना भटकना ना पड़ता, कागज ना ढूंढने पड़ते, क्योंकि आधार में जो कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन है वो सरकार ने ही ली है। आधार को ही अपना आधार नहीं मान रहे हैं, इसीलिए लोगों को परेशानी हो रही है। अखिलेश ने आगे कहा कि चुनाव आयोग वोट बढ़वाए, वोट कटवाए नहीं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में दी गई दावत में शामिल होने पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है। इस डिनर में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को आमंत्रित नहीं किया गया था। ऐसे में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को न्योता दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। इस पर उन्होंने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं विवादों में नहीं पड़ना चाहता। मुझे निश्चित तौर पर ये लगता है कि हमारे जैसे लोकतंत्र में विपक्ष के नेता भी वहाँ हो सकते थे। यह एक अच्छी बात होती। मैं वहाँ संसद की फॉरेन अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन के तौर पर था। शशि थरूर ने एक्स पर भी एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि कल रात राष्ट्रपति पुतिन के लिए राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर में शामिल हुआ। माहौल बहुत गर्मजोशी भरा और अच्छा था। वहाँ आए कई लोगों से बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, खासकर मेरे साथ डिनर करने वाले रूसी डेलीगेशन से। ईरान की न्यायपालिका ने बताया है कि एक मैराथन के 2 आयोजकों को इसीलिए गिरफ्तार किया गया है क्योंकि उन्होंने बिना हिजाब वाली महिलाओं को दौड़ में हिस्सा लेने दिया। यह कार्रवाई तब हुई जब सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हुईं, जिनमें महिलाएं बिना सिर ढके लाल टी शर्ट में मैराथन दौड़ती दिखीं। यह मैराथन ईरान के दक्षिणी तट पर स्थित किश द्वीप में आयोजित की गई थी, जिसमें 2000 महिलाओं और 3000 पुरुषों ने अलग अलग श्रेणियों में भाग लिया। बदलाव का समर्थन करने वाले ईरानी लोगों ने इन तस्वीरों को महिलाओं की आज़ादी और पाबंदियों के खिलाफ साहस की मिसाल बताया है, लेकिन अधिकारियों ने इसे देश के नियमों को चुनौती देने वाला कदम बताया और कहा है कि यह मौजूदा हालात में अस्वीकार्य है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.